अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, रिजवान इकबाल आपके खिदमत में हाजिर अपनी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेड रिडन पेशेंट केयर पे। बेड रिडन पेशेंट केयर जैसे कि नाम से ही जो है वो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि बेड बाउंड पेशेंट्स जो होते हैं, ऐसे पेशेंट जो घर पे बेड बाउंड हैं, जो कि खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते, खुद से वॉशरूम आ जा नहीं सकते, जो कि खुद से करवट नहीं बदली कर सकते, अपनी कोई ऐसी बॉडी की एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकते, तो उन पेशेंट्स की हमने घर पे कैसे केयर करनी है। क्योंकि हमारा होम नर्सिंग केयर अदारा है और हम होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें जो है वो हमें बहुत से पेशेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं कि जो कि निगलेक्ट हो रहे होते हैं, जिनको फैमिली अच्छे से नहीं देख पा रही होती, या उनको चीज़ों का पता नहीं होता कि हमने कौन कौन सी किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि हम अच्छे से केयर कर सकें अपने पेशेंट की। अगर कोई नर्सिंग स्टाफ हायर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं हायर करते तो उसमें हमने देखना होता है कि कौन सी ऐसी केयर्स हैं जो कि हमने एक बेड रिडन पेशेंट की करनी है। सबसे पहले जो है वो मैं इसमें प्रेफर करता हूँ कि हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। हाइजीन जो है वो पेशेंट की बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अगर वो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते तो उनको चेंज करवाना, प्रॉपर टाइम पे चेंज करवाना ताकि पेशेंट वेट ना रहे, और गीला रहेगा तो जो है वो बेड सोर बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एक सबसे पहले तो हाइजीन का बहुत ख्याल रखना होगा, ग्रोइन एरिया की हाइजीन, उसके अलावा जो है वो ओवरऑल बॉडी की हाइजीन, जैसे हेड टू टो से हम कहते हैं हेड टू टो बॉडी केयर। हेड टू टो बॉडी केयर में हम स्पंज बाथ दे सकते हैं पेशेंट को, जो है वो ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, इवन कि अगर गर्मियाँ हैं तो डेली बेसिस पे पेशेंट को शावर या बाथ भी दिया जा सकता है। व्हील चेयर पर बिठा के वॉशरूम में भी लेके जाया जा सकता है, या आपको अपने रूम में भी जो है वो बेड बाथ भी दिया जा सकता है पेशेंट को। तो एक तो ये हो गया कि हमने हाइजीन का ख़ास ख्याल रखना होता है। उसके अलावा पेशेंट को 2-2 घंटे बाद पोस्चर चेंज करवाना होता है। 2 आवरली पोस्चर चेंज हम इसलिए करवाते हैं ताकि पेशेंट को कमर पे ज़ख़म ना बन जाए, प्रेशर एरियाज जो हैं उसके सिक्योर हो जाएं, उसको जो है वो ज़ख़म ना बन सकें। इस वजह से ज़ख़मों से बचाने के लिए, यानी बेड सोर से बचाने के लिए, हम उसको 2-2 घंटे बाद पोस्चर चेंज करवाएंगे। इसके अलावा बेड सोर से बचाने के लिए हम जो है वो पेशेंट के नीचे एयर मैट्रेस अप्लाई करते हैं ताकि ज़्यादा प्रेशर ना रहे, उसके बॉनी एरियाज पे ज़्यादा प्रेशर ना आए, और बेड सोर से जो है वो पेशेंट बच जाए हमारा। फर्दर इसमें जो है वो पेशेंट को, अगर तो पेशेंट को ओरल ले रहा है तो उसको ओरल बिठा के लेना है, बिठा के खाना खिलाना है ताकि पेशेंट एस्पिरेशन नमूनिया की तरफ ना जा सके। ऐसा ना हो कि हम लेटे हुए खाना खिला दें तो जो है वो पेशेंट की सांस की नाली में जो है वो खाना चला जाए, जिसकी वजह से उसको नमूनिया हो जाए, उसके सांस में दिक्कत हो, एंटीबायोटिक्स की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ चला जाए। तो इसलिए पेशेंट को बिठा के खाना खिलाएं, जब भी खाना खिलाना है बिठा के। इस पर मेरी ऑलरेडी वीडियो एक मौजूद है, अगर मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी लाजमी आप देख लें। अगर तो आपका पेशेंट जो है वो खुद से खाते पीते हैं, बेड बाउंड है, लेकिन उनको जो है वो खिलाना पड़ता है, एनकरेज करके खिलाना पड़ता है, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देख लें। अगर पेशेंट ट्यूब फीडिंग पे है, खुदा ना खास्ता एनजी ट्यूब पे या पैग ट्यूब पे है, तो उसमें भी जो है वो पेशेंट को बिठा के डाइट दी जाती है 90 के एंगल पे। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि मेडिकल बेड उनके पास होना चाहिए। मेडिकल बेड पे ये है कि पोजीशन अच्छी बन जाती है और पेशेंट जो है वो हमारा एस्पिरेशन नमूनिया से बच जाता है। उसके अलावा जो है वो हमने हेड टू टो एग्जामिनेशन करना होता है कि खुदा ना खास्ता कहीं बेड सोर तो नहीं है। डेली बेसिस पे जो है वो हमने इसको ये देखना होता है कि खुदा ना खास्ता कहीं रेडनेस तो नहीं है, स्किन ब्लैक तो नहीं हो गई, स्किन डिस्कलरेशन तो नहीं हो गई। इंशाल्लाह इसमें मैं बेड सोर पे एक अलग से अपने एक न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है वो हम बेड सोर का जो है वो रिव्यू देंगे, बेड सोर के बारे में आपको बताएंगे। फर्दर इसमें जो है वो हमने पेशेंट को मोबिलाइज टू चेयर लाजमी करना होता है। बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि अगर एंजी ट्यूब लगी है या पैक ट्यूब लगी है या यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है तो हम पेशेंट को मोबिलाइज टू चेयर नहीं कर सकते, पेशेंट को व्हील चेयर पर बिठा के बाहर नहीं लेके जा सकते। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बड़ी एक हमारी होती है कि नहीं जी वो ट्यूब हिल जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। उसके लिए हमें ज़रा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। जो बेड बाउंड पेशेंट होता है, बेड रिडन पेशेंट होता है, जितनी हम उनको मोबिलाइजेशन अच्छी करते हैं उतने वो अपनी बीमारियों से, ख़ासतौर पर एस्पिरेशन नमूनिया से, उसके अलावा जो है वो बेड सोर से, और वैसे उसका जो है जितना हम उनको मोबिलाइज टू चेयर करते हैं, बाहर लेके जाते हैं, तो उतना वो एनजाइटी डिप्रेशन से जो है वो बच जाता है पेशेंट हमारा। तो पेशेंट को मोबिलाइज टू चेयर करना लाजमी बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजम है।
उसके अलावा फिजियोथेरापिस्ट अगर आप हायर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो जेंटल जो है वो हमने मूवमेंट करवानी होती है जॉइंट्स की। तो सिंपल मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि बाजू की मूवमेंट करा दी, उंगलियों की मूवमेंट खुद से आपने करवा दी, ऐसे हाथ से बाजू की फ्लेक्शन करवा दी, शोल्डर की फ्लेक्शन करवा दी, टांगों की करवा दी। इस तरह हमने मूवमेंट्स उनकी करवानी होती है ताकि पेशेंट्स के जो है जॉइंट्स जो हैं वो रिजिड ना हो जाएं, जॉइंट्स टाइट ना हो जाएं। तो कोशिश करें कि जितना जो हमारे पास जो बेड बाउंड पेशेंट है उनके हमने जेंटल एक्सरसाइजेस करवानी होती है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। इसके अलावा जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो तो खैर फिजिकल थेरापिस्ट या कोई मेडिकल प्रोफेशनल ही करवा सकते हैं। लेकिन जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो हैं, जो कि हम खाली जो है मूवमेंट जो है वो हम खुद से भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो नालियाँ लगी होती हैं, ख़ास तौर पे जो एनजी ट्यूब होती है, उसके अलावा जो यूरिनरी कैथेटर लगा होता है, उनका भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इनकी ड्यूरेशन कितनी है। जैसे कि जो एक यूरिनरी कैथेटर होता है, जो फॉली कैथेटर होता है, लेटेक्स का जो कैथेटर लगा होता है उसकी 15 दिन की ड्यूरेशन है, या जो सिलिकॉन का लगा होता है तो उसकी 1 माह की ड्यूरेशन है। इसी तरह एनजी ट्यूब की भी ड्यूरेशन होती है। तो जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज हो करवा के घर लेके आ रहे हैं या वैसे पेशेंट आपका घर पे है, तो इसका हमने खास ख्याल रखना है कि एनजी ट्यूब की या बाकी ये जो नालियाँ लगी हुई हैं उनकी ड्यूरेशन कितनी है, उसको हमने चेंज कब करना है। तो इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखना है। कोशिश करें कि कंटामिनेटेड चीज़ें, जैसे कि मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है कि सक्शन कैथेटर एक हफ्ता यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा यंकर हैंडल जो है वो बहुत लंबे अरसे के लिए यूज़ हो रहा होता है। अगर सक्शन कैथेटर है, नालियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें, तो कोशिश करें कि उनको सिंगल यूज़ करें। बाज़ औक़ात होता ये है कि हम जो है वो उनकी तरफ से बचत कर लेते हैं। जैसे सक्शन कैथेटर हम हफ्ता 10 दिन चला रहे हैं, तो वो 25-30 रुपये का कैथेटर जो है वो हम अगर डेली एक सिंगल यूज़ कर लें तो उसका ज़्यादा हमें फ़ायदा हो जाएगा, बजाय इसके कि हम कैथेटर जो है वो कंटामिनेटेड यूज़ करें और उसकी चेस्ट पेशेंट की मज़ीद ख़राब करें और उसका जो है वो हम दोबारा हम एंटीबायोटिक्स की तरफ जाएं, पेशेंट भी तकलीफ़ उठाए। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है वो सिंगल यूज़ कैथेटर करें। जो भी चीज़ों पेशेंट पे इस्तेमाल हो रही हैं उनकी आप ड्यूरेशन पूछें, डॉक्टर से पूछें, किसी मेडिकल प्रोफेशनल से पूछें, ताकि उसको पेशेंट को फ़ायदा हो। ऐसा नहीं है कि हम जो है थोड़े से पैसे बचाने के लिए पेशेंट को भी तकलीफ दें और बाद में जो है वो ज़्यादा पैसे हमें लगाने पड़े, ज़्यादा जो है वो हम हॉस्पिटल में जाके बड़े एक्सपेंस जो है वो बियर करें। तो इसी तरह अपने बहुत सा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।